क्वेश्चन है टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर आर लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विथ देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर द करेंट फ्लोइंग इन देम आर आई एंड 2i रेस्पेक्टिवली द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। टू सिमिलर कॉइल्स हैं और उनका जो कॉन्सेंट्रिक है लेकिन उनका जो प्लेन्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि एक कॉइल अगर हम ऐसे ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल जिसका प्लेन है, एक कॉइल ले रहे हैं जिसका प्लेन है हॉरिजॉन्टल और दूसरा कॉइल ले रहे हैं जिसका कि प्लेन वर्टिकल है। ऐसे एक में करंट I है तो मान लेते हैं इसमें करंट I है और इस वाले में 2i है। हम किसी में करंट कुछ भी ले सकते हैं। अब कह रहा है कि दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट है, कंसेंट्रिक है, दोनों का रेडियस r है। तो एक का प्लेन जो हमने लिया है ये लिया है ऐसे वर्टिकल और ये जो कॉइल है 1 और इसको मान लेते हैं कॉइल 2। दोनों में करंट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। दोनों में हम करंट ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला क्या होता था कॉइल के सेंटर पे? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2r। किसी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला था। तो मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर O ड्यू टू कॉइल 1 B1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 और रेडियस r है, क्वेश्चन में दे रखा है। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा? डायरेक्शन इसमें है, करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसका जो प्लेन है, इसका प्लेन क्या है? हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इसका जो प्लेन है वो ग्राउंड के पैरेलल है, इसका जो प्लेन है वो वर्टिकल है। तभी तो दोनों कॉइल का जो प्लेन होगा वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होगा। एक ऐसे है और एक ऐसे है। कॉइल 1 ऐसे है और कॉइल 2 ऐसे है। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आइडियल क्रॉस आर से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सेंटर पे, उसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड आउटवर्ड्स। तो क्योंकि कॉइल 1 हॉरिजॉन्टल है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, B1 ऐसे होगा। तो किधर इसको लिखेंगे? इसका जो डायरेक्शन है वो हम ले सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड, B1 का डायरेक्शन ड्यू टू द कॉइल 1। सिमिलरली अब बात करते हैं कॉइल 2 का। तो कॉइल 2 का जो प्लेन है वो वर्टिकल है, ऐसे है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये ऐसे है और करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज में? हमने पढ़ा है, इसका बहुत तरह का क्वेश्चंस भी किया है। तो B2 जो होगा, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो म्यू नॉट, करंट इसमें 2i है और रेडियस r ही है। तो इस फॉर्मूला से मैग्नेटिक फील्ड का जो सेंटर पे होगा वो इतना होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे के केस में हॉरिजॉन्टली एंड टुवर्ड्स राइट। तो ये हो जाएगा B2। और क्योंकि B2 का जो मैग्नीट्यूड है वो B1 से जस्ट डबल है, तो इसका एरो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा डबल करके दिखाएंगे इससे। ये हो जाएगा B2।
तो हमारे पास इंडिविजुअली B1 और B2 का मैग्नीट्यूड है और हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हमारे पास दो वेक्टर है B1 और B2 और दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये हो जाएगा बी नेट, ये क्या हो जाएगा बी नेट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होता है तो बी नेट जो मैग्नीट्यूड में आएगा वो हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर रूट अंडर cos 90 वाला टर्म 0 हो जाता है। तो इससे बी नेट आ जाएगा B1 यानी कि म्यू नॉट I अपॉन 2R का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट 2I अपॉन 2R का होल स्क्वायर। तो इसमें से हम कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R और इधर अंदर रूट के अंदर बच जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। यानी कि हमारा ऑप्शन आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि रूट 5 म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये हो गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। डायरेक्शन के बारे में तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन पूछ रहा होता तो इसको ले लेते थीटा एंड दिस इज द बी नेट। बी नेट हॉरिजॉन्टल लाइन के हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा B1 डिवाइडेड बाई B2। लेकिन डायरेक्शन के बारे में पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर पूछता और अगर यहाँ पर B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता तो थीटा 45 डिग्री हो जाता। ये भी बात है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया रूट 5 म्यू नॉट I अपॉन 2R। क्वेश्चन है ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वून एज ए स्पाइरल ऑफ n टर्न्स। द स्पाइरल हैज इनर रेडियस A and outer radius B. The spiral lies in the xy plane and a steady current I flows through the wire. The Z component of magnetic field at the center of the spiral is. The Z component of magnetic field at the center. तो जब ये कॉइल XY प्लेन में लाई कर रहा है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो तो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा डायरेक्शन में, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग ही होगा उसका डायरेक्शन। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कितना होगा। 4 ऑप्शन है ये। तो जैसे सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R और अगर n टर्न्स है तो फॉर्मूला NI अपॉन क्या हो जाता है 2R। तो उसके जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्चुअली कॉइल जैसे ये है, इसमें इस तरह का टर्न है, इस तरह का n टर्न है और इसका रेडियस R है, करंट I है, ईच टर्न में I है करंट, रेडियस R है। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो जब हम एक्चुअली ये फार्मूला यूज करते हैं तो हम कॉइल के थिकनेस को एक तरह से इग्नोर करते हैं। इसमें कितना टर्न्स है, n टर्न्स है, और तो हर टर्न में जो करंट है और हर टर्न का रेडियस इफेक्टिवली हम लोग R ले लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसका जो थिकनेस है उसको इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनर स्पाइरल का ये इनर सेगमेंट की बात करें तो उसका रेडियस A है और आउटर सेगमेंट का रेडियस B है, बीच वाले का रेडियस कुछ और हो जाएगा। तो एज इट इज ये फार्मूला हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करते हैं कि जैसे ये स्पाइरल है तो इस तरह से स्पाइरल है
सेंटर से r डिस्टेंस पे हम एक सर्टेन सेगमेंट ले लेते हैं ऐसा, जिसका कि रेडियल डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं ऐसे, ये डिस्टेंस ले लेते हैं इतना dr, ये डिस्टेंस ऐसे। तो अब ये देखना है कि इस dr में कितना टर्न है, इस डिस्टेंस dr में, और इसका स्टार्ट होता है कहाँ से, इनर सेगमेंट है इसका a, इसके अंदर तो कुछ है नहीं, एक के बाद है ये टर्न्स, और वो b तक एक्सटेंड होता है, a टू b होता है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, जैसे ये इस तरह से दे रखा है, ऐसे है, और ये है सेंटर, तो हम इस तरह का एक सेगमेंट ले रहे हैं जिसका कि रेडियली ये डिस्टेंस कितना है dr। अब देखना है कि इस dr में कितने टर्न होंगे, ये a है और यहाँ से यहाँ तक टोटल b है। तो a से b में, टोटल a से b में कितना टर्न दे रखा है क्वेश्चन में, n टर्न है। तो फिर इस सेगमेंट में, इस छोटे से सेगमेंट में, इस वाले में, जिसका कि लेंथ हम लोग ले रहे हैं dr, रेडियली लेंथ क्या ले रहे हैं dr, कितना टर्न होगा। तो जब रेडियल लेंथ है b माइनस a, यहाँ है ओरिजिन o, सेंटर o, और ये यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक ये b है। तो जिसमें स्पाइरल है उसका लेंथ कितना है, जिस सेगमेंट में टर्न्स हैं वो है b माइनस a। तो जब लेंथ है कितना b माइनस a, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है। b माइनस a लेंथ में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लेंथ में कितना टर्न है, n टर्न है। और हम एक छोटा सा सेगमेंट ले रहे हैं ऐसे, कितना dr, यहाँ से यहाँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ। तो जब लेंथ ले रहे हैं कितना dr, तो नंबर ऑफ टर्न्स के कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई b माइनस a इंटू dr। और dr लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग मान लेते हैं dn। तो ये हो गया dn। dn लेंथ में कितना टर्न हो गया, n डिवाइडेड बाई b माइनस a इंटू dr। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये यहाँ से स्पाइरल शुरू हो रहा है, ऐसे 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 है, हमने इतना लेंथ लिया है कितना dr, और dr में कितना टर्न है dn। तो हमें तो a से लेकर के और b तक का इफेक्टिवली डील करना है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये dr वाला जो सेगमेंट है, ऐसे हमारे पास एक dr का सेगमेंट हो गया, dr वाला सेगमेंट है जिसका कि हमने जो लेंथ लिया था dr वाला सेगमेंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना ले रहे हैं r। तो ये हो गया dr, इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना ले रहे हैं r, और इस dr लेंथ में कितना टर्न है, dn टर्न है। r फ्रॉम द सेंटर, किसका डिस्टेंस, स्ट्रिप ले रहे हैं एक dr थिकनेस का, dr थिकनेस पे कितना टर्न है, dn टर्न है। सेंटर से डिस्टेंस कितना है dr का, r। तो अब ये अपने आप में एक dn टर्न का सर्कुलर कॉइल हो गया, जिसका रेडियस हम क्या मान सकते हैं, r मान सकते हैं। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि dr है और इसमें टर्न कितना है, dn। तो वी हैव नाउ ए कॉइल हैविंग dn टर्न्स एंड हुज रेडियस इज i, करेंट तो i ही होगा। तो dB जो होगा, dB वो होगा म्यू नॉट dn i अपॉन 2 इंटू r। ड्यू टू दिस सेगमेंट हम ले रहे हैं एक,
हमने यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट लिया है जिसका कि हमने रेडियस क्या मान लिया है, r। तो इस dr रेडियल डिस्टेंस में dn टर्न है और वो अपने आप में एक dn टर्न का एक सर्कुलर कॉइल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का इतना फॉर्मूला आ गया। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो B को इंटीग्रेट करेंगे, dB को इंटीग्रेट करेंगे इनर A से कहाँ तक, B तक। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट dN डिवाइडेड बाई 2R इंटू I का इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B। और n कितना आया था, ये हो जाएगा कांस्टेंट जो है वो बाहर ले लेते हैं तो dn डिवाइड I भी कांस्टेंट है, r तो वेरिएबल है, r तो हमने एक सेगमेंट का लिया था, अपॉन 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा म्यू नॉट। तो फिर बचा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B, dn का वैल्यू डाल देते हैं पहले, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2r इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B, dn का वैल्यू था n डिवाइडेड बाई b माइनस a इंटू डी आर इंटू आई हो गया ये। तो अब आ जाएगा b इज इक्वल टू, इसमें से जो कांस्टेंट है वो सिंपली बाहर ले लेते हैं तो b हो जाएगा म्यू नॉट n आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए, इंटीग्रेशन में बचा क्या अंदर, a टू b डी आर अपॉन आर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n आई अपॉन 2b माइनस ए, इसका हो जाएगा ln r फ्रॉम a टू b। तो फिर ये इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n आई अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए ln b माइनस ln a। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट n आई अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए ln b बाई ए। लॉग का है, लॉग a माइनस बी इक्वल टू लॉग a बाई बी होता है। तो ये आ गया म्यू नॉट n आई टू बी माइनस ए ln b अपॉन a। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r मेक्स n रोटेशंस पर सेकेंड। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड a b c d। 4 ऑप्शंस है। तो अब इसमें सबसे पहले समझना है कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन चार्ज है और इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मोशन करता है। तो चार्ज इन मोशन इक्विवेलेंट टू करंट हो जाता है। तो यहाँ कंसेप्ट है इक्विवेलेंट करंट का। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट हम I जो है वो ऐसे लेंगे और इसका रेडियस ये हो जाएगा R। तो ये अपने आप में एक सर्कुलर लूप बन जाएगा और इक्विवेलेंट करंट I जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन T। T इज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन। तो I इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है और टाइम पीरियड T है
और इसको E इंटू फ्रीक्वेंसी F लिख सकते हैं। F इजिकल टू 1/T, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड या फिर नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड। तो ये कंसेप्ट है इक्विवेलेंट करंट I का। इस पर आगे अभी बहुत सारा क्वेश्चंस होगा आगे के टॉपिक में भी। और टी जो होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो हो सकता है कि रेडियस दे रखा हो और साथ साथ वेलोसिटी दे रखा हो या एंगुलर वेलोसिटी भी दे रखा हो। तो टी जो होगा एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस 2πr अपॉन लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये तो अलग से बता रहा हूँ, जस्ट एक कंसेप्ट। तो याद रखना है टी हो जाएगा 2πr बाई वेलोसिटी v, स्पीड v, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड। तो I का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है, इलेक्ट्रॉन ही होगा जनरली, E इंटू एफ। I इज इक्विवेलेंट करंट एंड I इज इक्वल टू E इंटू एफ। F इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है रेडियस R है, फ्रीक्वेंसी जो है F वो है N। तो ये अपने आप में एक करंट लूप बन जाता है और यहाँ पे हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट के कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। I का वैल्यू डालेंगे E इंटू एफ। तो इक्विवेलेंट करंट I जो होता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इंटू एफ, और F हो जाएगा यहाँ E और इंटू N। तो B क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N इंटू E अपॉन 2R। सिंपली करेक्ट ऑप्शन इज B। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। करंट, इक्विवेलेंट करंट इजकल टू चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे E होता है, तो इक्विवेलेंट करंट का फॉर्मूला होता है E अपॉन T। T इज टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी, करंट I इजकल टू EF। और T को अगर क्वेश्चंस डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे तो उसमें आप T को ये भी माइंड में रखना है कि T इजकल टू 2πr बाई v, और ये भी याद रखना है कि T इजकल टू 2π बाई ओमेगा भी होता है। क्वेश्चन है, ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R एंड रेसिस्टेंस कैपिटल R. One of the arcs AB of the ring subtends an angle theta at the center. The value of the magnetic induction at the center due to the current in the ring is proportional to 180 minus theta, inversely proportional to R, 0 only if theta is 180 degree, 0 for all values of theta. अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में ये है रिंग, और इस रिंग में 2 पॉइंट लेना है इसके सरकमफ्रेंस पे, और उसको जैसे ये बैटरी है यहाँ ऐसे, और इसको एक पॉइंट यहाँ है A और A वाला इंट लगा दिया यहाँ B पे। तो करंट मान लेते हैं ऐसे जाएगा I, तो मान लेते हैं यहाँ पे चला जाएगा I1 और इसमें चला जाएगा I2। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आर्क AB है, एक आर्क तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला कोई एक आर्क, यानी कि ये मान लेते हैं ये वाला आर्क ऐसे। क्वेश्चन में लिख रखा है वन ऑफ द आर्क्स AB, तो हम AB आर्क ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमने ऐसा वाला ले लिया, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एट द सेंटर। तो ये कितना एंगल हो गया, थीटा। तो दूसरा जो आर्क है AB ही है तो वो कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, 2π माइनस थीटा। अब ये 4 ऑप्शन कह रखा है। आर्क के कारण, कोई आर्क होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, अगर वो थीटा एंगल बना रहा है, आर्क है,
आर्क है और वो थीटा एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था B इजिकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई थीटा अपॉन आर। तो यहाँ पर हम आर्क ये ले ऐसे ले ए बी आर्क या ऐसे लेते हैं, रेडियस आर सेम है और b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, करेंट और थीटा की बात हो रही है। तो इसमें करंट I1 है, तो इस ये जो आर्क है वो 2 पाई माइनस थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, और इसमें करंट हमने क्या लिया था, इसमें करंट ले लिया है I2, तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। तो इसका मतलब है कि B जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, I इंटू थीटा के। दोनों के प्रोडक्ट की बात होगी, जिसका I, जिस आर्क में I और थीटा का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर ये सोचना है कि अगर इस पूरे रिंग का मतलब हम उसको सर्कुलर कॉइल मानेंगे, तो जब अगर हम आर्क ए बी ऐसे ले रहे हैं तो ये ज़्यादा लेंथ ले रहा है और रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसका मतलब है कि जो I1 होगा वो इस सेगमेंट से फ्लो कर रहा है, तो इस सेगमेंट का लेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस सेगमेंट का रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो I1 जो होगा वो एक्चुअली I2 से कम होगा। चलिए वो तो दूसरी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे B इज प्रोपोर्शनल टू हो गया I थीटा, और करंट के बारे में क्या जानते हैं, करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेसिस्टेंस, और जब करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, और रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इसका मतलब है कि करंट I इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिकॉज लेंथ रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ओवरऑल ये हुआ कि I जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। तो लॉजिकली यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि I2 ज़्यादा होगा किससे, I1 से। दूसरा बात कि अगर ये कोई ये थीटा है सेंटर पे बन रहा है, ये आर्क है और ये रेडियस R है, तो एंगल थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ L अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। तो लेंथ L इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। R तो कांस्टेंट होगा, इस वाले आर्क को ले या इस वाले आर्क को ले, R तो रेडियस तो दोनों आर्क का सेम है, और इसका मतलब है थीटा जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका, देख रहे हैं कि ये वाला थीटा ज़्यादा है, ये वाला लेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब है I इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब हो गया कि I इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब है लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के होगा। मोर इज द लेंथ, मोर विल बी द आर्क लेंथ, मोर एंगल इट विल सबटेंड एट द सेंटर। इसका मतलब है I इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका मतलब है I इज प्रोपोर्शनल टू एंगल दैट इज थीटा। तो जब I इज प्रोपोर्शनल टू 1/θ हो गया, दिस इंप्लाइज I थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब I थीटा का जो प्रोडक्ट होगा, चाहे हम आर्क ए बी ऐसे लें या ए बी आर्क ऐसे लें, जब हम आर्क ऐसे ले रहे हैं तो करंट कम हो जाएगा, थीटा ज़्यादा है। जब हम आर्क ए बी ऐसे ले रहे हैं तो करंट ज़्यादा है, थीटा कम है। तो अगर करंट ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, और अगर थीटा ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट ऐसा होगा सो दैट कि ये जो टोटल प्रोडक्ट है I और थीटा का ये रहेगा कांस्टेंट। और इसका मतलब है कि अगर हम थीटा वाला लेते हैं,
इसका मतलब है कि आई थीटा जो है आई टू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आई टू थीटा, बिकॉज आई इंटू थीटा कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब है आई टू थीटा इज इक्वल टू आई वन इंटू कितना एंगल है ये इसका वाला 2 पाई माइनस थीटा। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सारा कांस्टेंट है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क, दिस स्मॉल आर्क ए बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बिग आर्क ए बी ऑफ हैविंग कैरिंग करंट I1 B1, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर क्या हो जाएगा, बी नेट क्या हो जाएगा 0, बिकॉज इस वाले आर्क के कारण कैसे हो जाएगा इनवर्ड, और I1 वाले करंट वाले आर्क के कारण किधर हो जाएगा इनवर्ड, I2 वाले के कारण आउटवर्ड, I1 वाले के कारण इनवर्ड, और दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, इंडक्शन का वैल्यू होगा एट द सेंटर, वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट, एंड हेंस करेक्ट ऑप्शन इज डी 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ तो हमने थीटा एक आर्बिट्रेरी वैल्यू लिया है, और कम थीटा लेंगे, अगर आर को हम बी को हम यहाँ पे करेंगे तो इसमें करंट बढ़ते जाएगा, थीटा जैसे जैसे कमेगा ये वाला वैल्यू जो है करंट का वो ज़्यादा होते जाएगा, इस वाले आर का थीटा बढ़ते जाएगा, लेंथ बढ़ते जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा, करंट का वैल्यू घटता जाएगा। ये एडजस्टमेंट ऐसा होगा कि आई थीटा विल रिमेन कांस्टेंट एंड हेंस 0 होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण 0 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्वेश्चन है ए वायर लूप कैरिंग ए करंट I इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन एज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट O इज, ये 4 ऑप्शन दे रखा है, मतलब इसमें कहीं से करंट आया है लेकिन सिर्फ ये सेगमेंट में करंट है, ये स्ट्रेट सेगमेंट MN और ये आर्क सेगमेंट MN में, बाकी ये डायग्राम दे रखा है, और ये जो अरेंजमेंट है वो XY प्लेन में रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट O जो होगा वो होगा एक स्ट्रेट सेगमेंट MN के कारण और दूसरा आर्क MN के कारण, करंट इसमें I है ऐसे। तो पहले ये देखना है कि ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री। तो पहले निकालते हैं बी आर्क कितना, बी आर्क का फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई आई थीटा अपॉन रेडियस, यहाँ रेडियस है a, करंट I ही है, और ये जो आर्क है ये कितना एंगल बना रहा है, ये आर्क बना रहा है सेंटर पर कितना एंगल 120 डिग्री। एंगल डिग्री में नहीं लेना होता है, एंगल लेना होता है पाई के फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा 2π/3। तो बी आर्क हो जाएगा μ0I थीटा के बदले में 2π/3 अपॉन 4πA, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये हो गया और ये 3, तो ये कितना आ गया μ0I/6A। और इस आर्क के कारण जो O पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा करंट की तरफ रखेंगे, वैसे भी ऑलरेडी कितना बता चुका हूँ पीछे के वीडियो में कि अगर आर्क में या सर्कुलर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आई की तरफ रखेंगे, आर ऐसे हो जाएगा, ये आर्क ऐसे है, करंट इसमें ऐसे है और ओ यहाँ है। तो इस सिचुएशन के लिए ऐसे करना है, करंट की तरफ रखना है, आर की तरफ कर्ल करना है, किधर हो जाएगा
along z axis, outward perpendicular to the plane of the coil outwards, यानी कि और अगर ये कॉइल एक्स वाई प्लेन में है तो ऐसे तो जेड एक्सिस होगा, यानी कि along जेड एक्सिस मतलब के कैप, along जेड एक्सिस का मतलब हो गया के कैप। उसके बाद है अब हमें मैग्नेटिक फील्ड एट ओ देखना है ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट एम एन। तो एम एन ऐसे है, एम है, ये एन है और ये ओ ऐसे है, यहाँ है, और ये पूरा एंगल है 120 डिग्री। तो फाइनाइट वायर का फॉर्म के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण फाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला था B=μ0/4π I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डी जो भी कहिए, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टू द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। और फिर यहाँ था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे मिलेगा हमें, ये, और ये जो है ये रेडियस है, वो है ना, ये है रेडियस है ना, ए है, तो ये ए हो गया। तो ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें ये चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी चाहिए। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी, हमें जब ये चाहिए तो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, हाँ, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इससे आ जाएगा d इज इक्वल टू a cos 60 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस d मिल गया। उसके बाद है फाई 1 भी यहाँ 60 डिग्री है, फाई 2 भी है 60 डिग्री। तो b स्ट्रेट जो होगा वो मिलेगा, उसका फॉर्मूला लगाएंगे μ0/4π, करेंट तो I ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d मिल गया है कितना, a cos 60, और फिर इधर हो जाएगा साइन 60 प्लस साइन 60, ये एंगल भी 60 बिकॉज ये पूरा एंगल 120 था। यहाँ से ऐसे लेंगे, ऐसे, ये भी 60, ये भी 60। तो ये आ जाएगा μ0/4π I अपॉन a cos 60, और ये हो जाएगा 2 sin 60, 2 से ये हो जाएगा μ0/2π, और फिर इधर आ जाएगा ये I अपॉन a, और फिर ये हो जाएगा tan 60। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा इनवर्ड, यानी कि एलोंग, स्ट्रेट कंडक्टर है, पॉइंट यहाँ है, I ऐसे, R ऐसे, I की तरफ रखेंगे, R की तरफ कर्ल करेंगे, किधर हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा ऐसे। ये R मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायरेक्शन R ऐसे हो गया, करंट ऐसे है, करंट की तरफ रखेंगे, R की तरफ कर्ल करेंगे, किधर हो जाएगा, इनवर्ड, यानी कि एलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। अब यहाँ पर दो वेक्टर हैं, बी आर्क और बी स्ट्रेट वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है और दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है एक दूसरे के। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जब हम करेंगे तो अब यहाँ पे कौन बड़ा है,
यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा tan 60 मतलब √3/2 इंटू पाई I पाई म्यू नॉट I/a है ये माइनस k कैप, और ये है म्यू नॉट I/6a प्लस k कैप। अब यहाँ b स्ट्रेट बड़ा है, हाँ b स्ट्रेट बड़ा है b आर्क से, तो b नेट जो होगा b नेट वो होगा b स्ट्रेट माइनस b आर्क। तो b स्ट्रेट माइनस b आर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, और ये माइनस है, ये ध्यान रखना है। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा, जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल होता है तो रिजल्टेंट होता है बिगर मैग्नीट्यूड वाला माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड, और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है वो बिगर वेक्टर के अलोंग ही होता है। तो यहाँ तो क्लियर है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी कि माइनस k कैप। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब है ये B और C में से, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि जब हम B आर्क निकालेंगे तो ये म्यू नॉट I/a है, तो ये हो गया 1/6। तो 1 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.16 ऑफ म्यू नॉट I/a। और जब b इसको सॉल्व करेंगे b स्ट्रेट वाले को, तो इसका वैल्यू आएगा 0.27 म्यू नॉट I/a। तो ये हो जाएगा 0.27 माइनस 0.16, बाकी टर्म कॉमन हो जाएगा, कितना, म्यू नॉट I/a। तो ये आ जाएगा 0.27 माइनस 0.16, तो ये आ जाएगा 0.11 म्यू नॉट I/a बी नेट का मैग्नीट्यूड। और बी नेट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन जो होगा वो होगा अलोंग द बिगर फैक्टर, जो कि बी स्ट्रेट था, और बी स्ट्रेट था अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस k कैप। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, म्यू नॉट 0.11 म्यू नॉट I/a इंटू माइनस k कैप। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 0.11 म्यू नॉट I/a माइनस k कैप। क्वेश्चन है, shown in the figure is a conductor carrying a current I. The magnetic field at the origin is, डायग्राम दे रखा है, 4 ऑप्शन है A B C D। अब यहाँ पे पहले तो ये समझना है कि ये जैसे ओरिएंटेशन क्या है वायर्स का, तो ये तो ठीक है, XY प्लेन में लाई कर रहा है ये सर्कुलर सेगमेंट, और हमें ए पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो हम इस वाले को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको 3 सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट मान लेते हैं। तो पहले अगर हम सेगमेंट 1 की बात करें तो ये जैसे दिख रहा है वैसे तो है नहीं, हमें इस सेगमेंट के कारण ओ पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली ये ऐसे नहीं है, ये है ऐसे। अगर एक्स एक्सिस ऐसे होता है, वाई एक्सिस ऐसे होता है, तो ये जो वायर है ये ऐसे है एक्चुअली, और ये यहाँ पे
तक है और उसके बाद इधर वाले इंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, यानी कि ये क्या है इन्फिनिटी और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो हमें ये यहाँ पे चाहिए। तो इस वायर के एक इंच पर ये पॉइंट हो गया ओ, ये वायर सेमी इनफाइनाइट है ऐसे, और यहाँ पे जाकर के ये ख़त्म हो रहा है। ख़त्म इन द सेंस है कि यहाँ पर के बाद हमें इस सेगमेंट के कारण ओ पे चाहिए। तो ऐसे अगर सोचेंगे तो एक्चुअली वायर ऐसे है नहीं, फिर ऐसे सोचेंगे तो फिर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा वायर से ऐसे। तो एक्चुअली जैसे ये दिख रहा है वैसे है नहीं, और ये जो आर है वो इस सेगमेंट ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर के से आर जो है वो ओ पॉइंट का एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे है। तो ये जो है ओ पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी आर आएगा। कुछ बच्चों को लगता है कि अब इस वायर से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं ऐसे तो नहीं लेना पड़ेगा, तो एक्चुअली ये वायर ऐसे है ही नहीं जैसे कि ये दिखाया जा रहा है, पहली बात। दूसरा बात कि सेमी इनफाइनाइट वायर है तो B1 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट O ड्यू टू द सेगमेंट 1। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इंड पर पॉइंट ये लाई कर रहा है O, मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4 पाई I अपॉन R, μ0/4 पाई I अपॉन R। अब इसका डायरेक्शन की बात करेंगे तो चलो इसको, क्योंकि ऑप्शन अगर वेक्टर फॉर्म में है IJK है दे रखा, तो वेक्टर फॉर्म में ही कैलकुलेट करना चाहिए। तो जैसे बताया हूँ ये जो वायर है ये ऐसे नहीं है, ये जेड एक्सिस ऐसे है और ये वायर जेड एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये वायर ऐसे है और करंट इसमें ऐसे है, और ये वाला इंड इन्फिनिटी है और यहाँ पे जाकर के है ये ऐसे। तो करंट इस पे ऐसे है और आर ऐसे है नीचे की तरफ ऐसे। पॉइंट ओ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, तो करंट के तरफ रखेंगे, आर के तरफ कर्ल करेंगे। देखो थंब किधर जा रहा है, आइडियल क्रॉस आर हमेशा लगा सकते हैं। आइडियल मतलब आई स्ट्रेट वायर के लिए पीछे के वीडियो में समझा चुका हूँ। आई के तरफ रखेंगे और जिस पॉइंट पे चाहिए उसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन उस पॉइंट के तरफ होता है, यानी कि कर्ल करना है नीचे के तरफ। करंट ऐसे है, कर्ल करना है नीचे के तरफ। ये किधर इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंडिकेट कर रहा है इस तरफ। एक्स एक्सिस तो इधर है, देखो ऐसे रख रहे हैं। ये वायर एक्चुअली ऐसे है, करंट इसमें ऐसे है, तो ऐसे रखकर कर रहे हैं। तो ये आ रहा है आपका माइनस आई कैप, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट सेमी इनफाइनाइट सेगमेंट 1। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस सर्कुलर सेगमेंट। ऑब्वियसली ये एक्स है, ये वाई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये 1 क्वार्टर है। या फिर आर्क वाला फॉर्मूला लगाओ, या सिंपली टोटल मैग्नेटिक फील्ड को 1/4 कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क कैरिंग करंट I सबटेंडिंग एंगल थीटा, B2 कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ μ0I/2R। या फिर आर्क वाला फॉर्मूला लगाओ तो थीटा हो जाएगा π/2, तो B = होता है μ0/4 पाई I थीटा, यानी कि π/2 अपॉन R। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा μ0I/8R होगा। ये भी आ जाएगा μ0I/8R, μ0I/8R। हमने टोटल वाले का, टोटल लूप का 1/4 है ना ये सर्कुलर लूप का, इतना हो गया। और इसके कारण डायरेक्शन, तो जब भी किसी करंट लूप में या आर्क में या मैग्नेटिक फील्ड करंट क्लॉकवाइज होता है। करंट क्या है इसमें, आर्क में करंट का डायरेक्शन कैसा है,
क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, हमेशा उसके सेंटर के परपेंडिकुलर और इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है ये एक्स वाई प्लेन है, इनवर्ड का मतलब है निगेटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के कैप B2 ड्यू टू द आर्क हो गया। अब इस वाले सेगमेंट को देखते हैं, करंट इसमें ऐसे आकर के यहाँ से होकर के ऐसे ऐसे जाएगा। ये भी सेमी इनफाइनाइट का केस है, लेकिन ये जो पॉइंट O है वो तो इसी स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब स्ट्रेट कंडक्टर के ही एक्सिस पे लाई करता है पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण नहीं होता। तो B3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O B नेट जो होगा, B नेट इन द वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, B नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है B1 प्लस B2, प्लस माइनस जो होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब वैल्यू लिखते हैं तो है कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन R माइनस, तो माइनस को यहाँ ले लेते हैं साइड में, माइनस I कैप और फिर है प्लस, ये हो गया B1 के बदले में, फिर आ जाएगा माइनस म्यू नॉट I बाई 8 R के कैप, माइनस म्यू नॉट I अपॉन 8 R के कैप। माइनस को यहाँ ले रहे हैं, माइनस 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 कॉमन हो गया। अब इसमें से भी कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4R, म्यू नॉट I अपॉन 4R। माइनस भी कॉमन ले लिया, ये प्लस माइनस हो करके क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा फाइनली। तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा। इसमें से माइनस को म्यू नॉट I बाई 4R कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या इस वाले टर्म में 1 बाई पाई और I कैप, और इसमें क्या बचा, म्यू नॉट I बाई 4R तो कॉमन ले लिया है तो 2 बचा, यानी कि इसमें बचा। और क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस माइनस के बदले में यहाँ क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, 2 हो गया, क्योंकि म्यू नॉट I बाई 4I कॉमन ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा के कैप। तो करेक्ट ऑप्शन इज म्यू नॉट I बाई 4R 1 बाई पाई I कैप प्लस 1 बाई 2 के कैप। कॉमन लेने के कारण यहाँ पे प्लस आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज B, माइनस म्यू नॉट I बाई 4R 1 बाई पाई I कैप प्लस 1 बाई 2 के कैप।